12 और 13 अगस्त 2024 के रात के तकरीबन 12:30 बजे का ये वाक़या होता है। एक बस कंडक्टर होता है जो कि देहरादून की आईएसबीटी जो रोडवेज बस स्टैंड है, जो रोडवेज बस परिसर है, वहाँ पे जो कैश काउंटर होता है जहाँ पे पैसा जमा करने के लिए जाया जाता है, तो पैसा जमा करने के लिए जाता है कैशियर के पास में। तो कैशियर उससे पूछते हैं कि आज इतना लेट क्यों हो गए, और वैसे तो तुम्हारी जो गाड़ी है 10:30 बजे जो शाम का टाइम है पर डे आने का, और पैसा जमा करने में तुम इतना लेट नहीं करते हो, आज इतना लेट क्यों तुमने कर दिया। तो इस पे जो बस कंडक्टर होता है कैशियर से कहता है कि पहले तो कुछ शक पका जाता है, सहम जाता है, लेकिन जब बस जो कैशियर होते हैं जब उससे गहराई से पूछते हैं तो वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता उनके सामने, और उनसे कहता है कि सर दरअसल मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, और उस सरप्राइज़ को देने के लिए आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा। इसके बाद में जो बस कंडक्टर होता है उसको सीधे जो आईएसबीटी जो बस स्टैंड का परिसर होता है वहाँ पे लेके जाता है, और जहाँ पे एक रोडवेज बस खड़ी होती है जिसमें जो 2 ड्राइवर होते हैं, वो एक 16 साल की एक लड़की होती है जिसके साथ में बारी-बारी से बलात्कार कर रहे होते हैं। उनको देखने के बाद में जो दोनों बस ड्राइवर होते हैं वो कहते हैं रुक जाओ, सर आ गए हैं, ये तोहफ़ा पहले सर को देना चाहिए। तो इसके बाद में जो कैशियर होता है वो उस पे एक भूखे भेड़िए की भांति टूट पड़ता है और उस लड़की के साथ में बलात्कार करता है। उसके बाद में जो 3 और कंडक्टर ड्राइवर होते हैं वो भी बारी-बारी से उसका बलात्कार करते हैं, और बलात्कार करने के बाद में फिर उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद में वो बस स्टैंड के पास में खड़ी होती है। ठीक उसके पास में एक मैगी की दुकान होती है जिस पे लोग मैगी खाने के लिए आते हैं, और वहाँ पे एक गार्ड खड़ा होता है, और उस गार्ड की नज़र शायद उस लड़की पे अगर जो ना पड़ती तो न जाने बस कंडक्टर और ड्राइवर की भांति उस पर न जाने कितने लोगों ने उसके साथ में बलात्कार किया होता, और इसके साथ में जो एक दुर्दांत अपराध है उस अपराध को अंजाम दिया होता। लेकिन उसी बीच में जब गार्ड वहाँ पे बैठा होता है, दरअसल वहाँ पे एक संदिग्ध व्यक्ति होता है, वो बार-बार उस लड़की के पास आता है, उससे कुछ बात करने का प्रयास करता है। जब उस लड़की से वो ड्राइवर पूछता है तो कुछ बता नहीं पाती है, वो केवल इतना बताती है कि दरअसल उसे पंजाब के पटियाला में जाना है। लेकिन जब वो कुछ बता नहीं पाती है तो उसके बाद में जो ये गार्ड होता है वो एक वहाँ का लैंडलाइन नंबर होता है 1098 जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता है, उस पर कॉल करता है, और कॉल करने के बाद में सूचना देता है कि दरअसल जो आईएसबीटी जो देहरादून बस परिसर है वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है और कुछ बता भी नहीं पा रही है, और शायद आपको आके देखना चाहिए। तो उसके बाद में जो चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की जो एक टीम होती है उसमें महिलाएं भी होती हैं, वो तत्काल वहाँ पे जो आईएसबीटी जो बस परिसर होता है वहाँ देहरादून का, वहाँ पे जाके देखते हैं। तो देखने के बाद में उस लड़की को वहाँ से लेते हैं, और लेने के बाद में सीधे अपने ऑफिस में लेके जाते हैं, और लड़की को अपनी संतान अपनी अपने बच्चे की तरह उससे पूछते हैं, खाना खिलाते हैं। और जब उस लड़की को आभास हो जाता है कि शायद इनमें कहीं पर से अपना तो दिखाई पड़ रहा है, तो उसके बाद में वो लोग उससे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ जा रही थी और आपके साथ में क्या हुआ। तो उसके बाद में वो लड़की दरअसल बताती है कि मेरे साथ में बहुत गंदा काम हुआ है, मेरे साथ में बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है। तो ऐसी बात पूछने के बाद में जब उन लोगों के जो चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको जब इस बात का पता चलता है तो तत्काल वो इस चीज़ की खबर जो देहरादून पुलिस होती है उसको देते हैं, और जो पुलिस की टीम होती है तत्काल प्रभाव में आकर के वहाँ पे पहुँचती है। और पहुँचने के बाद में जो ये आईएसबीटी जो बस स्टैंड होता है वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं उनको खंगलवाया जाता है। खंगलवाने के बाद में जो संदिग्ध व्यक्ति होता है जो उस लड़की के चारों तरफ घूम रहा होता है उससे बातचीत करता है, उसकी फ़ोटो आ जाती है। फिर उसके बाद में उस संदिग्ध व्यक्ति का स्केच तैयार किया जाता है। स्केच तैयार करने के बाद में जो पुलिस की टीम होती है उस बस स्टैंड के परिसर पे
हर एक बस कंडक्टर, हर एक बस ड्राइवर और जो उसके अधिकारी होते हैं वहाँ पे उनको जब जाकर दिखाया जाता है तो दरअसल उस आदमी को पहचान जाते हैं। पहचानने के बाद में हालांकि उस व्यक्ति की जो अन्य पिक्स होती हैं, अन्य फ़ोटोज़ होते हैं, वो अन्य दूसरी जगह से भी प्राप्त होती हैं। इसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद में फिर एक ऐसे दर्दनाक और ऐसे बीभत्स घटनाक्रम का खुलासा होता है जिससे आप भी शायद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इंसानों के रूप में न जाने इस समाज में कैसे भेड़िए छिपे हैं जिनके अंदर शायद दया नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है और शायद इनके द्वारा जो किया गया कृत्य था वो शायद समाज को कलंकित करने वाला होता है। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय गाल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों मेरे इस आज के न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके शुभ भविष्य की कामना। मित्रों आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना उत्तराखंड प्रदेश की जो राजधानी है देहरादून से स्टार्ट होती है। वहाँ का जो रोडवेज बस स्टैंड होता है वहाँ पे दरअसल जो दो बस ड्राइवर होते हैं वो 16 साल की लड़की होती है उसका बलात्कार कर रहे होते हैं। ठीक इसी बीच में जो पैसा जमा करने के लिए कैशियर होता है, कैशियर को जब बस कंडक्टर बताता है तो उसके बाद में जो कैशियर होता है वो भी वहाँ पे जाता है और उस 16 साल की जो लड़की होती है उसके साथ में बलात्कार करता है। और बलात्कार करने के बाद में फिर ये सब 4 लोग वहाँ पे हो जाते हैं, सब बारी बारी से बलात्कार करते हैं और जब इनका मन पूर्ण रूप से भर जाता है, खिन्न हो जाता है, उस लड़की को छोड़ देते हैं। हालांकि वो लड़की किसी तरह से बस से उतर के नीचे आती है और वहाँ पे लगी हुई एक जो मैगी की दुकान होती, स्टॉल होती, वहाँ पे जाके बैठ जाती है और एक संदिग्ध व्यक्ति होता है जो उसके चारों तरफ घूम रहा होता है। इस घटनाक्रम को जब वहाँ पे बैठा हुआ एक गार्ड देख रहा होता है तो उसके मन में कुछ दया भाव जागृत होती है। हालांकि वो लड़की पूछने पे भी कुछ बताती नहीं क्योंकि वो मानसिक रूप से कुछ उसका जो मानसिक विकास है उतना नहीं होता है अन्य लोगों की अपेक्षा। वो मानसिक तौर पे कुछ मंद बुद्धि की लड़की होती है। और इसके बाद में जो गार्ड होता है 1098 जो चाइल्ड वेलफेयर एक सोसाइटी होता है उसका लैंडलाइन नंबर होता है, उस पर फ़ोन करके उनको सूचना देता है। फिर सूचना मिलने पे जो उस चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी होती है उसके जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें कुछ महिलाएं भी होती हैं, वहाँ पहुँचती हैं। पहुँचने के बाद में उस लड़की को वहाँ ले जाकर के अपने जो ऑफिस होता है वहाँ पे ले जाती हैं, अपने बच्चे की तरह उसकी देखरेख करती हैं, खाना खिलाती हैं, चाय बिस्किट कराती हैं। उसके बाद में जब गहराई से उसे पूछताछ करती हैं तो दरअसल लड़की वो केवल इतना बता पाती कि मेरे साथ में गंदा काम हुआ है। तो उसके बाद में जो वेलफेयर सोसाइटी होती है उसके जो सीनियर अफसर होते हैं वो देहरादून पुलिस को कॉल करते हैं और जिसके बाद में जो पुलिस वहाँ की होती है तत्काल प्रभाव में आके जो IBST जो बस स्टैंड परिसर होता है वहाँ पे जाकर के CCTV जो फुटेज होती हैं वो खंगलवाती है, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति होता है वो अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में पुलिस जब उससे गहराई से पूछताछ करती है तो उससे पूछती है कि जो भी तुमने घटनाक्रम किया, जो भी वाक़ये को तुमने जन्म दिया, तुम अपने मुख से बताना चाहोगे या हम उसको अपने मुख से बयां करें। तो दरअसल ये कहानी जब पुलिस को कुछ इस प्रकार से बताता है। ये घटना होती है दरअसल 12 अगस्त 2024 दिल्ली का एक कश्मीरी गेट पड़ता है, वहाँ पे एक लड़की होती है 16 साल की और वहाँ पे दरअसल हज़ारों बसें होती हैं जिसको दरअसल उस लड़की को जाना होता है, पंजाब का पटियाला ज़िला होता है वहाँ जाना होता है और काफ़ी देर से खड़ी होती है। शायद उस बस को ढूंढ नहीं हो पा रही होती क्योंकि मानसिक वो कुछ मंद बुद्धि की लड़की होती है। तो वहाँ पे एक बस कंडक्टर खड़ा होता है तो उससे बोलता है कि दरअसल ये जो बस आ रही है ये वहीं पे जाएगी जहाँ पे आप जाना चाहती हैं और उस बस पे उस लड़की को बिठा दिया जाता है। और बिठाने के बाद में वो बस तकरीबन 10 बजे जो देहरादून का ये ISBT जो डिपो होता है वहाँ पे पहुँचती है और पहुंचने के बाद उसके पहले तो जितने भी पैसेंजर होते हैं उसमें उनको उतार दिया जाता है। हालांकि लड़की उससे पूछती है कि मेरे को जहाँ पे जाना है वो स्थान कब तक आएगा। तो लड़की वो बस कंडक्टर जो होते हैं कहते हैं कि बस इसके आगे जो आने वाला स्टॉपेज है वो शायद पटियाला ही है और आप परेशान ना हो, आप शांत बैठी रहो। और हालांकि जो बस होती है वो ISBT जो डिपो होता है देहरादून का वहाँ पे पहुँच जाती है 10 बजे और जब वो लड़की अकेली उस बस में रह जाती है तो जो बस कंडक्टर होते हैं और जो ड्राइवर होता है वो उसके शरीर के
विभिन्न प्रकार से टच करने लगते हैं, उसको छूने लगते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों का वो लड़की विरोध करती है और विरोध करने के बाद में उस लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया जाता है। और इसके बाद में जो कंडक्टर और बस ड्राइवर होता है वो इसके साथ में बलात्कार करते हैं। और बलात्कार करने के बाद में जो बस कंडक्टर होता है वो पैसा कैश काउंटर पे जमा करने के लिए जाता है। लेकिन जब वो लेट हो जाता है वहाँ पे, तो जो कैशियर होते हैं उससे पूछते हैं कि पर डे का तुम्हारा नियम है, 10:30 बजे रात को तुम पैसा जमा करने के लिए आते हो, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आप लेट हो गए। तब वो जो कंडक्टर होता है उस कैशियर से सारी कहानी बताता है और जिसके बाद में जो कैशियर है वो भी आता है और वो भी उस लड़की के साथ में बलात्कार करता है। उसके बाद में जो 4 अन्य लोग होते हैं, बस कंडक्टर और ड्राइवर, वो भी उसके साथ में बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद में ये सब चले जाते हैं। फिर वो लड़की किसी न किसी तरह से जो रोडवेज बस स्टैंड का परिसर है वहाँ पे जाके बैठ जाती है, एक सुनसान जगह पे, जहाँ पे एक मैगी का स्टॉल होता है, मैगी की दुकान होती है जहाँ पे लोग मैगी वगैरह खाने के लिए आते हैं। और उसके बाद में एक कंडक्टर जिसने ऑलरेडी इस लड़की के साथ में बलात्कार किया होता है वो उस लड़की के चारों तरफ घूम रहा होता है फिर से बलात्कार करने के लिए। तो इस चीज़ को वहाँ पे बैठा हुआ एक गार्ड होता है, वो उस चीज़ को देख लेता है। देखने के बाद में जब चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का एक जो नंबर होता है, लैंडलाइन नंबर 1090, उस पर कॉल करता है। कॉल करने के बाद में जो उसके ऑफिसर्स आते हैं, अधिकारी आते हैं, उस लड़की को अपने साथ में ले जाते हैं और जिसके बाद में घटनाक्रम ओपन होता है। और ओपन होने के बाद में फिर जब उस संदिग्ध व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके बाद में जो 4 अन्य व्यक्ति होते हैं उनको भी अरेस्ट किया जाता है और उससे गहराई से पूछताछ की जाती है। तो उसमें एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है दरअसल धर्मेंद्र कुमार, जिसकी उम्र 32 साल के करीब होती है। ये भी देहरादून का रहने वाला होता है। और एक व्यक्ति होता है देवेंद्र कुमार, जिसकी उम्र 52 या 57 साल के करीब होती है, ये भी देहरादून का ही रहने वाला होता है। और एक व्यक्ति होता है रवि कुमार, जिसकी उम्र 28 साल के करीब होती है, ये उत्तर प्रदेश के मूलतः ये फर्रुखाबाद जिला पड़ता है, वहाँ का रहने वाला होता है। और एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है राजपाल, जिसकी उम्र 57 साल के करीब होती है। और एक व्यक्ति होता है राजेश कुमार, जिसकी उम्र 40 साल के करीब होती है। इन लोगों को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने के बाद में जो वहाँ के तत्कालीन एसएसपी होते हैं राजेश कुमार, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिसके बाद में वो पत्रकारों को बताते हैं कि इस घटनाक्रम और इस वाक़े के पीछे जिन भी दरिंदों का, जिन भी अपराधियों को हाथ है, उनको अरेस्ट तो कर ही लिया गया है। लेकिन इस केस को, इस मैटर को जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है उसमें ले जा करके इसकी सुनवाई कराई जाएगी। और ये हमारा प्रथम दृष्टया में ये प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस केस की सुनवाई करा के और जो भी इसके अपराधी हैं उनको फांसी के फंदे तक ले जाना हमारी प्राथमिकता होगी, ताकि समाज में आने वाली पीढ़ियों में ये एक पॉजिटिव एक रिस्पांस जाए, एक संदेश जाए और कोई भी व्यक्ति ऐसे जघन्य, ऐसे घिनौने अपराध को करने से पहले एक बार सोचने पे मजबूर हो कि शायद ऐसे जघन्य और ऐसे घिनौने अपराध को नहीं करना चाहिए। हालांकि इसके बाद में उस लड़की के बारे में जब पता किया जाता है तो प्रथम दृष्टया में पता चलता है कि वो पंजाब के पटियाला ज़िला में की रहने वाली होती है। लेकिन जब गहराई से दरअसल इस केस की तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि वो लड़की उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद, और मुरादाबाद का एक पुलिस स्टेशन पड़ता है जिसका नाम होता है मूड़ापाड़ा। वहाँ के अंतर्गत लगने वाला एक गांव होता है, वहाँ की ये रहने वाली होती है। और इसके बाद में जो देहरादून पुलिस होती है, जब उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की पुलिस से संपर्क करती है और उसके पिता से संपर्क करती है तो पता चलता है कि वो लड़की इसके पहले भी कई बार गई है बाहर, लेकिन कभी भी उसके साथ में ऐसा हादसा घटित नहीं हुआ। और उसके माता पिता से जब पूछा गया कि आप अपनी लड़की को ले जाना चाहेंगे तो साफ इनकार कर देते हैं। हालांकि उसका एक भाई भी होता है जो कि मुरादाबाद के पड़ोस में एक लगने वाला जिला रामपुर होता है, वहाँ किसी फैक्ट्री में काम करता है। और जो उसके माता पिता होते हैं वो भी शायद मानसिक रूप से कुछ उनमें कमी होती है, मानसिक विकलांगता होती है, अपंगता होती है, और इसलिए शायद उस लड़की को लेने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जो देहरादून पुलिस होती है उस लड़की को
ला कर के जो मुरादाबाद की पुलिस होती है उसके सुपुर्द कर देती है और उसके साथ में जो भी घटनाक्रम घटित होता है उसकी जानकारी देती है। और इसके बाद में जो देहरादून की पुलिस होती है वो ये मुरादाबाद की जो उत्तर प्रदेश पुलिस होती है इसके साथ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में उसका भी वही वक्तव्य सामने आता है जो एसएसपी राजेश कुमार जो कि देहरादून के होते हैं उनका वक्तव्य दिया गया था। और इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही गई थी उसमें भी यही कहा गया था कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा और इसके पीछे जितने भी अपराधी होंगे, शायद अन्य भी अपराधी हों, तो इस पे शायद भी जांच चल रही है। और जैसे जैसे इस घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है वैसे अपराधियों को शायद पकड़ा भी जाएगा, ये भी पुलिस की जो टीम होती है उसके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है। और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा करके जल्दी से जल्दी जो अपराधी होते हैं उनको फांसी की सज़ा तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, जो कि समाज के लिए एक नज़ीर और एक संदेश बन सके, और ताकि कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में ऐसे जघन्य ऐसे कुकृत्य को जन्म ना दे सके और उससे ऐसा अपराध ना हो। मित्रों, इस घटनाक्रम और इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा ये इरादा कतई नहीं है कि आपकी आत्मा को कष्ट हो, पीड़ा हो और आप दुखी हों। इस घटनाक्रम और इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप सब लोग सजग हों, मैच्योर हों, परिपक्व हों और सजग हों। और मित्रों, आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखिए। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा नहीं बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आपकी सुनी मदद की कामनाएं। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।